चलिए दोस्तों, कल का जो बीपीएससी का एग्जाम था 17th, वो आप लोग को बहुत अच्छा ही गया है। सभी बच्चे अभी तक अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। सर क्वेश्चन ठीक ठाक था। थोड़ा साइंस का जो क्वेश्चन था सर, थोड़ा मॉडरेट और हाई था, तो यूट्यूब पर सही से डिस्कशन नहीं मिला है सर। तो इसी के लिए हम आप लोग को साइंस का जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 25 क्वेश्चन आपका, इसको हम आपको बता देते हैं। आप लोग कॉपी कलम लेके देख मिला लीजिए, या जो भी बताएंगे यहाँ पर सब सही आंसर ही होगा। तो आइए, टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से ना देखेंगे हम लोग जो कल का क्वेश्चन पूछा गया है साइंस का। मिलाते हैं हम लोग। पहला जो क्वेश्चन है आपका 1 नंबर में ही साइंस दे दिया था। कह रहा है सूक्ष्म जीवों सूक्ष्म जीवों जो सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, वह कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जो छोटे छोटे जीव होते हैं कार्बनिक पदार्थ, उसको तोड़ने की प्रक्रिया को अपघटन कहा जाता है। याद रखिएगा, ये जो होता है अल्कोहल, यानी अल्कोहल या शराब बनाने में की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण जानते हैं, फोटोसिंथेसिस, जो तो ये दोनों से बहुत अलग है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है यह पौधों में होता है। ये बोल रहा है कार्बनिक पदार्थों में तो ये नहीं होगा, श्वसन भी नहीं होगा। तो जो आपका आंसर होगा, जो कार्बनिक पदार्थ है उनका टूटने की प्रक्रिया जो होता है अपघटन के द्वारा होता है। तो इसका जो 1 नंबर का आंसर होगा आपका बी नंबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ला का समतुल्य होता है? तो याद रखिए, ये जो मैग्नेट चैप्टर है, आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो वहां आना ही आना है। तो मैग्नेट से हमेशा क्वेश्चन आता है, कभी दे देता चुंबकीय फ्लक्स, कभी दे देगा चुंबकीय क्षेत्र, और कभी देता चुंबकीय तीव्रता। ये तीन में से कोई ना कोई प्रश्न बनते रहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है टेस्ला। तो टेस्ला जो होता है, इसका सीजीएस मात्रक और इसका एसआई जो होता है वह गॉस होता है, गॉस होता है। और ये जो होता है 10⁻⁻⁴ होता है। चलिए, तो यहाँ जो देखेंगे हम लोग, गॉस या टेस्ला जो होता है यह चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। और इसको जो कहते हैं हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। न्यूटन मीटर, सॉरी न्यूटन एम्पियर मीटर होता है, न्यूटन एम्पियर पर मीटर होता है। तो जो इसका आंसर होगा आपका, देखिए यहाँ पर दे दिया है सेकेंड, न्यूटन पर एम्पियर दिया, लेकिन यहाँ क्या लगा दिया है सेकेंड, इसलिए ये नहीं हो सकता है। यह आवेश दे दिया यानी कुलम दिया है, नहीं होगा। एम्पियर पर न्यूटन दिया है तो नहीं होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। तो याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते एग्जाम में हमेशा। पहला पूछता है चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा बोलता है चुंबकीय फ्लक्स, और तीसरा जो आपको पूछता है एग्जाम में तीव्रता। जो भी अग्रणी एग्जाम है आपका बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, यह 100% है कि तीनों में से क्वेश्चन मैग्नेट से बनता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान याद रखिएगा गॉस, या इसी का जो दूसरा यूनिट होता है वह होता है टेस्ला। दूसरा है चुंबकीय फ्लक्स, इसका जो मात्रक होता है वेबर। और तीसरा होता है आपका तीव्रता। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन है जो बनता है, इसका एक्यूरेट आंसर जो होगा, बहुत सारे जो है यूट्यूब पर गलत गलत आंसर लगवा दिए हैं कि इसका आंसर लगवा दिए हैं न्यूटन पर एम्पियर सेकेंड। तो यह सब जो है तीनों ऑप्शन यह सही नहीं है। यह न्यूटन पर एम्पियर है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, मीटर नहीं है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो ए नंबर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। याद रखिएगा ये तीनों चीज को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? याद रखिएगा, वायु प्रदूषण का बहुत सारे कारण है। जैसे करा कीटनाशक का अत्यधिक प्रभाव। हाँ, तो कीटनाशक का खेतों में अधिक प्रभाव करने से वायु प्रदूषित तो होता है, इससे जो है एयर प्रदूषित तो होता है, यह सही है। वनों की कटाई, तो वनों की कटाई से वायु प्रदूषण नहीं होता है, वनों की कटाई से ऑक्सीजन में कमी आता है। याद रखिएगा कि वनों की कटाई से ऑक्सीजन में कमी आता है। और तीसरा दिया है प्लास्टिक का निपटान। तो निपटान का मतलब ये नहीं होता कि जलाना,
निपटाना के मतलब अभी के डेट में देखते होंगे कि प्लास्टिक जो भी होते हैं वो उसको रिसाइकलिंग के द्वारा खाद्य पदार्थ भी खाद भी बनाया जा रहा है, या इसको निपटारा के लिए जमीन के अंदर मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है। लेकिन सब क्वेश्चन जो है आपका प्रमुख कारण, तो वायु प्रदूषण का जो सबसे प्रमुख कारण होता है वह जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में क्या हो गया, चलिए जीवाश्म ईंधन में जानते हैं आप लोग कि वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा जो कारण है वह गाड़ी से निकलने वाली धुआं, जिसमें जो होता है आपका शीशा होता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, जो कल कारखानों से निकलने वाली धुआं, यह जो है सबसे ज्यादा वायु को प्रदूषित करता है। याद रखेंगे कि वायु का प्रदूषण में सबसे बड़ा जो योगदान होता है तो वह गाड़ी से निकलने वाली धुआं होता है, क्योंकि उसमें जो होता है आपका लेड पाया जाता है जो आपको फेफड़ा और किडनी दोनों को बर्बाद करता है। तो वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य रूप से जिम्मेवार जो है आपका आंसर हो जाएगा यहाँ जीवाश्म ईंधन का जलाना। जीवाश्म में बहुत सारे हो गए, जैसे आप लोग जैसे गोईठा वगैरह हो गया, कोयला हो गया। सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करता है वह पेट्रोल वाली गाड़ी होता है। पेट्रोल वाली गाड़ी से निकलने वाली जो धुआं होता है उसमें लेड पाया जाता है जो आपका फेफड़े को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो वायु प्रदूषण का मुख्य रूप से जो जिम्मेवार होगा वो होगा आपका जीवाश्म ईंधन। निपटारा के मतलब इसको मिट्टी के अंदर भी दबा के रख सकते हैं। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो होगा, यह सभी क्लोज आंसर दिया था कि कीटनाशकों का, तो कीटनाशक से होता है, तो ये नहीं पूछ रहा है प्रमुख कारण। तब प्रमुख कारण में हो जाएगा आपका जीवाश्म ईंधन का जलना। समझ में आ रहा है आप लोग को ना, समझ में आ रहा है ना जी? क्या सर? चलिए आप लोग जो भी हैं, जो अपने दोस्तों को एक बार वीडियो को शेयर कर दे और एक बार कमेंट करके बताइएगा आप लोग को मेरी आवाज जा रही है सही से ना। आने वाला एग्जाम के लिए भी हम लोग इसका बढ़िया से आप लोग का साइंस का प्रिपरेशन करवा देंगे। आप लोग को जो भी विद्यार्थी है तो ध्यान से इसको देखिएगा, पहले इसको क्लियर कीजिए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन की प्रक्रिया देता है? तो सबसे पहले समझिए कि विस्थापन होता क्या है। विस्थापन जो होता है ए प्लस बी और सी, ए जो होता है एलिमेंट होता है ए बी, ये जो है प्लस सी। याद रखिएगा जो सेकेंड वाला एलिमेंट होता है वह थर्ड वाला एलिमेंट के साथ संयोग करता है और फर्स्ट वाला एलिमेंट को स्वतंत्र करता है। उसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो पहला दिया है मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, और जो मेटल से रिएक्ट कराएंगे उसको सी बोलेंगे। तो यानी बी और सी में रिएक्ट होना चाहिए, बी और सी। तो आप देखे होंगे कि एल्युमिनियम क्लोराइड बोला जाता है कहीं पे, तो एल्युमिनियम क्लोराइड नहीं बोला जाता है। फिर है आपका सिल्वर धातु है जो फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन करा रहा है, तो ये भी देखिए कहीं सुने हैं कि सिल्वर सल्फेट, सिल्वर सल्फेट भी नहीं बोला जाता है। दूसरा है आपका कॉपर क्लोराइड, यहाँ पर देखिए बी नंबर जो होगा क्लोराइड होगा और सी नंबर जो होगा आपका कॉपर होगा। तो कॉपर क्लोराइड नहीं होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, तो ये भी नहीं होगा। और चौथा जो ऑप्शन है आपका, ये देखिए यहाँ पर बी नंबर बन जाएगा नाइट्रेट, ये सी नंबर हो जाएगा कॉपर। तो कॉपर जो है कॉपर नाइट्रेट बनता है, यह जो है यह विस्थापित होता है और सिल्वर को जो है यह स्वतंत्र अवस्था में छोड़ता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। याद रखिएगा विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, बी जो है दूसरा एलिमेंट थर्ड वाले एलिमेंट के साथ संयोग करता है और पहले वाले को स्वतंत्र करता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका डी नंबर होगा, कॉपर नाइट्रेट और प्लस हो जाएगा आपका सिल्वर। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक है? ये क्वेश्चन कई बार आपका दरोगा में भी देखा गया है, 2016 में ये क्वेश्चन आया था कि समझिए सोलर स्थिरांक होता क्या है। तो जो सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जो पृथ्वी पर पहुंचती है, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जो पृथ्वी पर निकलते हैं उसको मापने की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य से पृथ्वी पर जो सूर्य विकिरण पहुंचता है
विकिरण उसने उसके मापने की इकाई को हम लोग बोलते हैं सोलर स्थिरांक। इसका जो एक्यूरेट वैल्यू होता है 1.366 किलोवाट प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर होता है। मीटर लग गया तो समझिए दूरी है। इतना जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जो आता है उसका विकिरण और उसके मापने की इकाई को ही हम सोलर स्थिरांक कहते हैं। कई बार पूछा जा चुका है कि सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है उसके मापने की इकाई को क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सोलर स्थिरांक। इसका जो यूनिट होता है मात्रक होता है 1.366। आप यहाँ पर देखिए एक्यूरेट वैल्यू ना देखकर 2 डिजिट में दिया है, तो 1 तो है सभी में। अब देखिए यहाँ 3 है और जब वैल्यू सेकंड वाला 5 से अधिक होता है तो एक बढ़ा के लिखते हैं, और 5 से कम रहता है तो केवल उसी को लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 है तो 3 के जगह पर क्या हो जाएगा 1.4 किलोवाट प्रति वर्ग मीटर। तो याद रखिएगा जो सोलर स्थिरांक होता है सूर्य से आने वाले पृथ्वी पर प्रकाश के विकिरणों के मापने की क्या है, इकाई है। आंसर हो जाएगा। अगला देखिए आहार नाल। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से, कहां से, यकृत से पीत प्राप्त करता है। तो जानते हैं हम लोग कि पीत जो होता है जिसका बनता है कहां पर, यकृत में, और जमा होता है पित्ताशय में। पीत जो है आपको बनता है यकृत में और जमा जो होता है यह होता है पित्ताशय में। अब बात करते हैं आहार नाल की। तो आहार नाल जो होता है आपका शुरू पाचन क्रिया यह मुख से शुरू होता है। पाचन क्रिया जो है आपका यहां से शुरू हो जाता है। जैसा ही खाना को मुख में रखते हैं, मुंह में रखते हैं, तो इसमें मुंह में पाया जाने वाला एंजाइम जो है वह भोजन को तोड़ता है और इसके बाद जो है यह नली के द्वारा आपका पहुंचता है कहाँ, छोटी आंत में। कहाँ पहुंचता है, तो यहाँ पर जो है आपका भोजन का पाचन होता है और बड़ी आंत में जाकर भोजन पचने के बाद यहाँ पर बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण होता है और यहीं पर मल तैयार होता है। तो यहाँ पर कह रहा है देखिए यकृत से, तो यकृत से भोजन जो पचाएगा वही लेगा। जरूरत किसको है, जो जरूरत किसको हो जाएगा, छोटी आंत को, क्योंकि भोजन पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। तो यही है जो पीत को लेकर भोजन को क्या करता है, पचाने का काम करता है। और इसमें अगर एंजाइम पूछ देगा, एसिड पूछ देता, तो कौन सा एसिड का जरूरत पड़ता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ठीक है, तो यहां से कहेंगे यकृत से पीत कौन प्राप्त करेगा, क्योंकि जो भोजन को पचाने का काम करेगा वही है, उसी को जरूरत पड़ेगा। तो आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर छोटी आंत हो जाएगा। और बता दी आपको पाचन की अभिक्रिया मुख से शुरू होगा, फिर आहार नाल के द्वारा आएगा, छोटी आंत में जैसे पहुंचेगा तो यहाँ पर भोजन को टूटना होता है, क्योंकि यहीं पर आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है और इसमें कुछ एंजाइम होता है। यहाँ से यह यकृत से पित्त को अपने पास बुलाता है और भोजन को तोड़ता है, और यहाँ भोजन पचने के बाद बड़ी आंत में जाता है और जल का अवशोषण कर लेता है और वहीं पर आपका मल तैयार होता है। चलिए, आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार कमेंट करिए और दोस्तों के साथ तनी शेयर कर दीजिए, तो हमें भी मजा आएगा। ऑनलाइन है सर, यूट्यूब पर, तो मोबाइल पर चलेगा, मोबाइल पर लगाइए ना, इसको देखेंगे। लगता है कोई का फोन है, उठाइए ना। चलिए आइए, चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध होता है। आप तो बच्चा से पढ़ते आ रहे होंगे 9th 10th क्लास से, ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम, और अभी तक ओम का नियम हम लोग को छोड़ा नहीं है। जब तक नौकरी नहीं मिलेगा तब तक ही नहीं छोड़ेगा। ओम का नियम कहता है कि एक नियत ताप पर, एक नियत ताप पर जो विद्युत धारा का प्रवाहित होगा, प्रतिरोध का क्या होगा, व्युत्क्रम अनुपाती होगा। पढ़े होंगे V बराबर क्या चीज, IR। इसी पर न्यूमेरिकल भी देते रहता है, कभी V को उलटता है, कभी R को उलटता है। तो यहाँ पर देखिए जो भी उल्टा है किसको उल्टा है, V को उल्टा है। तो यहाँ पर R बराबर क्या बोलिएगा, V तो अपने जगह पर रहेगा, ये गुना में ऊपर चल जाएगा कोची में, तो V बटा क्या हो जाएगा,
चलिए, क्या बड़ा नहीं दिख रहा है, जखनी कर रहे थे, हो गया। चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि ओम का नियम में होता है भी बराबर आई आर, तो हम आर बराबर क्या लिख सकते हैं, भी बटा आई। आर बराबर क्या लिखेंगे, और इसमें जो ओम का नियम है पूछ देता है कभी कभी कि क्या कांस्टेंट होता है, तो याद रखिएगा कि इसमें कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर। कौन सा कांस्टेंट होता है, और यह जो नियम है आपको याद रखना, क्योंकि 70% जो नॉर्मेरिकल होता है आपका पहला ही टॉपिक ओम का नियम पर ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग पढ़े हैं 9th क्लास से ही कि क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। तो क्लोरोफिल जो है आपका कहाँ पाया जाएगा, पत्तियों में। कहाँ पाया जाएगा, पत्तियों में। अब पत्तियों का काम क्या है, सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश से अपना क्या करता है, भोजन बनाता है। सूर्य के प्रकाश से क्या करेगा, अपना भोजन बनाएगा। तो बताइए, तो क्लोरोफिल क्यों इसको चाहिए, प्रकाश को क्या करने के लिए, अवशोषित करने के लिए, कि हरे पत्तियां में पाया जाएगा क्लोरोफिल, यह प्रकाश को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, जिससे भोजन बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए नंबर हो जाएगा। प्रकाश को अवशोषण करने के लिए पौधों में क्या चाहिए, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल किसमें पाया जाएगा, पत्तियों में। अब पत्तिया का जो क्षुद्रांश होता है, छिद्र होता है, वही सूर्य के प्रकाश को अपनी ओर खींचता है और क्षुद्रांश के द्वारा उसको क्या करता है, भोजन बनाता है। बताए थे कल, क्वेश्चन बताया हुआ था, सब जितना जो है सब तो बताया हुआ क्वेश्चन आपको जो पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आंसर हो। हम लोग जो टेस्ट सीरीज कराए उस सभी इसी में का सारा उसी का क्वेश्चन है आपका, टेस्ट सीरीज का ही हु बहु क्वेश्चन मिल रहा है आपका। तो जो और जो भी है दरोगा का क्वेश्चन बताए तो उसी का क्वेश्चन आपका सारा बीपीएससी में मैच कर रहा है। तो सोचिए कि बीपीएससी में मैच कर रहा है तो दरोगा में क्या होगा, आपका टोटल का टोटल साइंस लड़ जाएगा। इस बात की गारंटी हम देते हैं कि एक बार खाली आप लोग रेगुलर सेट मारिए, टोटल क्वेश्चन आएगा। आइए बात करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, प्रकाश को अवशोषित करने के लिए क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल कहाँ पाएगा, पत्तियां में, और पत्तियां है जो सूर्य के प्रकाश को खींचेगा और भोजन अपना तैयार करेगा। अगला है, परमाणु की संरचना के लिए मॉडल प्रस्तावित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो मॉडल तो प्रस्तावित बहुत लोग किए थे, लेकिन सबसे पहले कौन किया था, एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है नील्स बोर और रदरफोर्ड। तो ये जो किया था 1911 में, याद रखिएगा कि नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल कब दिया, तो 1911 में, और रदरफोर्ड जो दिया था 1913 में। लेकिन सबसे पहले देने वाला व्यक्ति कहा जाए तो सबसे पहले दिया था जे थॉमसन ने 1898 में ही। इसने पहले ही परमाणु का मॉडल तैयार कर दिया था, तो याद रखिएगा। और यहाँ गोल्डस्टीन है, तो इनको जानते हैं कि किसको खोज किए थे, इलेक्ट्रॉन को, सॉरी प्रोटॉन को। यह किसको खोज किए थे, प्रोटॉन को। इलेक्ट्रॉन का किए थे आपका जे थॉमसन, जो यहाँ पर है। इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन का खोज कब कर दिया था, 1896 में। इलेक्ट्रॉन का खोज किया था 1896 में, और 1898 में एटॉमिक स्ट्रक्चर का अध्ययन करते समय ये इन्होंने पहला मॉडल दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो एक गैर संपर्क बल, यानी वैसा बल जो बिना लगाए, बिना टच किए काम करता है। गैर संपर्क के मतलब क्या होता है, बिना टच किए हुए इफेक्ट करना। तो गैर संपर्क घर्षण बल, जब तक जो है यह बल का हमेशा अपोजिट का, बल के गति के अपोजिट काम करता है। तो यह बिना टच कैले, अर्थ टच कैले उसको घर्षण बल लगेगा नहीं, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा है प्रभावी बल, तो ये भी नहीं होगा। चुंबकीय बल देखे होंगे, पानी के अंदर चुंबक को बांधकर लटकाया जाता है, जिसे स्क्वाइन वगैरह है या मेटल वगैरह है, जो उसको क्या कर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है बिना टच किए। उसको दूर अगर अलग भी रखा होता है, और जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा मैग्नेट, उसको अपनी ओर क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा बिना उसको टच किए। तो कौन सा बल हो जाएगा, चुंबकीय बल होता है, या हम कह सकते हैं गुरुत्वा
गुरुत्वाकर्षण बल भी देखिए, सेब पेड़ में लटका रहता है या जो भी वस्तु है ऊपर की ओर बिकते हैं, अर्थ बिना उसको टच किए ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी ओर क्या कर लेता है, खींच लेता है। तो वह कैसा बल हो जाएगा, गैर संपर्क, बिना संपर्क में रहे, बिना उसको टच किए हुए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं। दुनिया का किसी भी जीव का निर्माण जो हुआ है किससे हुआ, कोशिका से हुआ। दुनिया के किसी भी जीव का निर्माण किससे हुआ था जी, कोशिका से हुआ था। और इसका बताए थे आप लोग को, पढ़ाए थे इसमें कि कोशिका का खोज सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था और जीवित कोशिका का खोज हुआ था 1674 में। यह कौन किया था, ल्यूवेन हॉक ने किया था। और बताए थे इसका जो सिद्धांत दिया था, थ्योरी दिया था 1838-39 में, 1838-39 में स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। बताया हुआ सब क्वेश्चन था। बताए थे कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते थे, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। ठीक है, उत्तकों के समूह को अंग कहेंगे। आगे देखिए हम लोग, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन रक्त का तरल भाग होता है। तो रक्त का जो तरल भाग होता है वह होता है प्लाज्मा। रक्त का तरल भाग कौन होता है, प्लाज्मा होता है। जो रक्त का तरल भाग कौन होता है, तो याद रखिएगा रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है 55%, 55 से 60% तक होता है। प्लासेंटा जो होता है आपका 40 से 45%। और ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कहेंगे तो यह जो होते हैं यह तरल संयोजी उत्तक होते हैं, तरल संयोजी उत्तक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तरल भाग कह रहा, तो तरल भाग कौन हो जाएगा आपका आंसर, प्लाज्मा होगा। कई बार आपका रेलवे एनटीपीसी में पिछला बार खूब पूछा था 2022 में, रक्त का जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाने वाला है वह कौन है, तो यही होता है आपका आंसर क्या हो जाता है, प्लाज्मा होता है। जो रक्त में यह 55 से 60% पाया जाता है और प्लेसेंटा जो है 40 से 45% पाया जाता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो होता है यह एक तरल संयोजी, उसमें क्या होता है, उत्तक होता है, टिश्यू होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया और उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा क्षेपी उसको कहते हैं कि बिना उष्मा दिए हुए वो स्वयं उष्मा दे, एनर्जी दे, उसको कहते हैं उष्मा क्षेपी। और जिसको कार्य करने के लिए उष्मा बाहर से देना पड़े उसको हम क्या कहते हैं, उष्मा शोषी। तो यहाँ देखिए पानी का वाष्प बना, पानी का वाष्पीकरण होगा जब पानी को क्या करिएगा आप, हीट करिएगा। तो हीट करने के लिए आपको क्या देना होगा, पानी का वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण कब होगा, जब पानी को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो हीट करने के मतलब क्या हो गया, उष्मा देना हो गया। तो हमको करा उष्मा क्षेपी यानी उष्मा बाहर निकलना, उष्मा बाहर निकलना चाहिए। तो देखिए पानी को हीट करेंगे तभी वाष्पीकरण होगा, तो ये नहीं होगा। फिर है सल्फ्यूरिक अम्ल में तनुकरण। सल्फ्यूरिक अम्ल का देख रहे हैं H2SO4, और जैसे ही इसको वाटर में मिलाएंगे या कोई विलयन में मिलाते हैं तो क्या होगा, यह हीट नहीं देगा। अब तीसरा देखिए, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे ही हम लोग पानी में डालते हैं, पानी के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो यह देखते होंगे कि खौलने लगता है, वाष्प बन के क्या होने लगता है, उड़ने लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण तुरंत हीट हो जाता है, खोलता है। इसमें हम लोग बाहर से तो एनर्जी दिए नहीं, तो यह हो जाएगा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उसी प्रकार कपूर होता है, सब्लिमेशन होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। जैसी कपूर को खुला में छोड़िएगा तो वह क्या होगा, गैस बन के उड़ने लगेगा। तो यह भी क्या होगा, बिना हीट किए हुए हुआ। तो आंसर जो होगा आपका 3 और 4। तो 3 और 4 किसमें है जी, डी नंबर में। 3 और 4 किसमें है, डी नंबर में। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन जीवों में बीजाणु का निर्माण द्वारा प्रजनन होता है। पूछ रहा कि किसके बीजों में जो निर्माण, नए बीज का निर्माण होता है वह किसके द्वारा, प्रजनन के द्वारा।
ठीक है, कि नए किन जीवों में बीजों का निर्माण प्रजनन के द्वारा होता है, तो वह होता है आपका कवक में। वह किसमें होता है? कवक में होता है। चलिए आंसर कर लीजिएगा इसका डी नंबर, कि कवक में जो होता है बीजों का, नए बीजों का जो निर्माण होता है वह किस अभिक्रिया के द्वारा होता है? प्रजनन के द्वारा। चलिए मेरा नहीं, आवाज में प्रॉब्लम है तो चलिए देखा सुधार लिए, एक बार देख लीजिए आप लोग, वॉइस को एक बार मिला लीजिए। आइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोगी होता है? तो कौन सा होता है जी? तो याद रखिएगा, यूवी कह रहा है ये हो जाता है रेडियो, यहाँ कह रहा है कि शरीर के दर्द, तो शरीर में दर्द या थकावट जो होता है मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने के कारण होता है, उसके लिए जो होता है इंफ्रारेड, या आप कह सकते हैं ये जो होता है अवरक्त प्रकाश जो होता है, यह हमारे शरीर के दर्द को, मांसपेशियों के जो दर्द होता है उसको कम कर देता है। या हम कह सकते हैं कि जो सूर्य के प्रकाश होता है उसको हड्डियों के लिए जरूरी होता है, तो यही होता है कौन? अवरक्त प्रकाश, और उसी को अंग्रेजी में क्या दे दिया है? इंफ्रारेड। आंसर जो होगा इसका बी नंबर होगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? यह क्वेश्चन पिछला बार भी पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है। तो बताए थे आप लोग को कि यह जो होता है एंथ्रेक्स जो होता है, सोरेंस एंथ्रेक्स, यह जो होता है इसी को प्लीहा ज्वर कहते हैं। ज्वर माने होता है बुखार, प्लीहा बुखार जो कहा जाता है एंथ्रेक्स को कहा जाता है। बहुत सारे बच्चे गलती से मार दिए टाइफाइड, तो टाइफाइड नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो है प्लीहा ज्वर को करता है, यह जो है प्रभावित करता है अस्थि मंजा को प्लीहा ज्वर में है जो प्रभावित करता है, जहां पर ब्लड का आपका निर्माण होता है। आइए, टाइफाइड जो है आपका आंत को प्रभावित करता है। कलरा हैजा जानते हैं आप लोग, यह सब जो है यह बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। यह सब किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन है जो गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति को प्रतिनिधित्व करता है? चलिए, तो जो गैस होता है, कह रहा कि गैस को किसमें बदलना है जी? द्रव में। गैस से किसमें भागना है हम लोग को? द्रव में। क्वेश्चन पढ़े होंगे आप लोग, गैसों से द्रव में जाना है, तो उसमें क्या होगा? गैस को पहुंचाना है द्रव में, यानी टेम्परेचर को क्या करना होगा? कम करना होगा। और जितना दाब जितना ज्यादा रहेगा उतना तेजी से बदलेगा। तो बोलेंगे क्या हम लोग? कम तापमान होना चाहिए, और दाब जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। लेकिन वही अगर कह देगा उल्टा, द्रव से किसमें बदलने के लिए? गैस में। तो याद रखिएगा, गैस से द्रव में अगर बदलना हो तो उसमें क्या होता है? टेम्परेचर को कम करना होता है, और दाब को क्या करना होता? बढ़ाना होता है, जिससे वह जल्दी से ना गैस से किस फॉर्म में बदल जाए? लिक्विड फॉर्म में बदल जाए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिम तैयार किया गया था। तो सबसे पहला जो कृत्रिम तैयार किया गया था वह था आपका टेक्नियम। वह कौन था? टेक्नियम था। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वह है 43, और ये ट्यूलेनियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है स्कैंडियम रेडियम 23 होता है। ठीक है। और थोरियम जो है, थोरियम का कितना एटॉमिक नंबर होता है? 90। तो सबसे पहला जो कृत्रिम तैयार किया गया है वह है आपका टेक्नियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 43। और अगला जो है आपका ट्यूलेनियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 52। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा निम्नलिखित में से हॉर्स टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला मेलामाइन एक है। तो इनमें से कौन है जो टाइल्स बनाने में, किसको बनाने में, टाइल्स बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो किसको? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को। याद रखिएगा, जो टाइल्स होते हैं फर्श पर लगाने वाले, उसमें जो मेलामाइन होते हैं उसको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। चलिए अगला क्वेश्चन है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत सफलतापूर्वक व्याख्या करता है। तो इसको तनी बढ़िया से देख लीजिएगा कि जो जॉन डाल्टन थे, इन्होंने परमाणु सिद्धांत अपना 1808 में दिया था। 1808 में इन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत दिया। तो इसमें जो है यह द्रव्यमान का संरक्षण, तो सबसे पहले यही दिया था कि द्रव्यमान का क्या होता है? संरक्षण होता है। और अनुपात भी दिया था, बहु अनुपात का नियम। और इसमें थोड़ा देख लीजिएगा कि स्थिर संगठन का नियम है कि नहीं। ऐसे आपका 1 सही है, 4 सही है और 2 को देख लीजिएगा। तो कौन आंसर बन रहा है जी? 1, 2 और 4 किसमें है आपका? आंसर नंबर बी। यह रेडियो धार्मिकता के बारे में कुछ नहीं बोला था। रेडियो धार्मिकता के बाद में खोज हुआ था, यही कारण इनका जो है मॉडल गलत हो गया था। रेडियो धार्मिकता का खोज बाद में किया गया था। तो आंसर 1, 2 और क्या हो जाएगा? 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है जो अभी बताए थे कि पेटों में स्रावित होता है जी? तो पेट में कौन स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आंसर कौन हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए बाकी आप लोग को पता ही है, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एक सल्फ्यूरिक एसिड जानते ही है H2SO4, जिसको अम्लों का राजा, अम्लों का सम्राट कहा जाता है। आगे बढ़िए। चलिए आप लोग एक बार लाइक और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को। और आप लोग अड्डा GS को थोड़ा आगे बढ़ाइए। आप लोग के ही कारण आज इतना बड़ा सब्सक्राइबर हुआ है, इतना हम लोग आगे बढ़े हैं, तो वो आप ही लोग का देन है। और आप लोग से ही प्रेरित होकर हम लोग मेहनत करते हैं और ज़्यादा मेहनत करेंगे। आप लोग का रिजल्ट में ही हम लोग का खुशी है। आपका रिजल्ट होता तो केवल आपका नहीं होता, आपका रिजल्ट से हमारा भी रिजल्ट होता है, हमारा हौसला बुलंद होता है। और आपका रिजल्ट केवल आपका रिजल्ट नहीं है, आपके रिजल्ट से अगल बगल जितने जो हैं, जो बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहते, वो भी प्रेरित होते हैं, आपके अगल बगल वाले। तो आप लोग भी कभी इस बार जॉब निकालिए। जिनका भी अच्छा एग्जाम गया, कितना बनाए हैं, कितना सही हो रहा है साइंस में, या टोटल कितना सही हो रहा है, एक बार कमेंट करके बताइएगा। और क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा? साइंस जो था थोड़ा सा लेवल अपर किया गया है पहले से। पहले तो रहता था थोड़ा इजी होता था, तो कुछ मीडियम होता था, तब हाई होता। इस बार जो है 1 आध 2 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो सब है जो मॉडरेट क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन ही है ऐसा जो आपको इजी लगेगा, और बाकी जो है मॉडरेट टू हाई क्वेश्चन है। इस बार साइंस का लेवल है थोड़ा बढ़ा दिया गया है। तो आप लोग एक बार ग्रुप में शेयर कर दीजिए, आप लोग को कितना आ रहा है, कितना राइट हो रहा है, तो बताइएगा। उसी के अनुसार हम लोग बताएंगे आप लोग का कि क्या कट ऑफ जाने वाला है। आइए हम लोग जल्दी से इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अग्निशामक का घटक है जी? तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल जो है वह आपका किसका? अग्निशामक, यानी अग्निशामक आग वाला में काम आता है, यानी आग जो लगता है आग को बुझाने में काम आता है। तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट जो बेकिंग पाउडर होता है, वही आपको अग्निशामक में प्रयोग होता है। आप लोग पढ़े होंगे, सोडा बताए थे आप लोग को कि सोडा जो होता है 3 प्रकार के होता है। एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एक बताए थे, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, धोबन सोडा या धोबिया सोडा एक बताए थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा। तो सबसे ज्यादा जो एग्जाम में आता है आपका बेकिंग पाउडर यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, इससे जो निकलता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यह जल में जैसे ही घुलता है तो यह कौन सा गैस देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है अग्निशामक में बुझाने में काम आता है। तो आंसर जो हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा?
सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सोडियम बाई कार्बोनेट। सल्फ्यूरिक अम्ल और देखिए किसमें है सोडियम बाई कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट, ये नहीं होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल और बाई कार्बोनेट। ठीक है, आंसर कौन हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट नहीं, सोडियम बाई कार्बोनेट हो गया, आंसर कौन हो जाएगा। या इसी को हम लोग कहते हैं कौन पाउडर, बेकिंग पाउडर। कौन पाउडर कहेंगे, बेकिंग पाउडर। इसमें जो होता है 7 मोलिक्यूल वाटर होता है और धोवन सोडा में होता है आपका 10 मोलिक्यूल वाटर होता है। ठीक है, और जैसे ही बेकिंग पाउडर को जल में मिलाते हैं तो वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है जिससे अग्निशामक में वह सहायक होता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन लोहा का अयस्क नहीं, एक क्वेश्चन इजी थे, आप लोग को सब बना दिए होंगे। लोहा का अयस्क बताए थे उस दिन हम लोग, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीरेराइट, लिमोनाइट बताए थे ना। हेमाटाइट को बोले थे कि जंग कहा जाता है, मैग्नेटाइट से आपका शुद्ध लोहा प्राप्त किया जाता है, बताए थे आप लोग को। पायराइट है तो बताए थे कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस और कॉपर पायराइट। यह जो है किसका है, कॉपर का है। और हमको पूछ रहा है लोहा का, कह रहा है कि लोहे का अयस्क है, तो कौन हो जाएगा जी, लिमोनाइट हो जाएगा। बॉक्साइट और कोरंडम, बॉक्साइट और कोरंडम जो है आपका किसका है, एल्युमिनियम का है। सीने बार बताए थे कि पारा का होता है, Hg का होता है, और एक और बताए थे थोरियम का बताए थे, मोनोजाइट होता है। ये सब बताया था, आपका आंसर कौन हो जाएगा, लिमोनाइट। अगला है, किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी, पिछला सेट में ही आया था ये क्वेश्चन कि किस मीटर के द्वारा वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने की इकाई। पिछला सेट में हम बताए थे आपको, फ्राइडे वाला में बिहार दरोगा के सेट में, तो बताए थे कि ऑडोमीटर है जो क्या मापता है, गाड़ी द्वारा तय किए गए क्या मापता है जी, दूरी को मापता है। यह क्रोनोमीटर से क्या मापा जाता है, बताए थे आप लोग को। स्पीडोमीटर से गाड़ी का चाल मापा जाता है, और मीटर से क्या मापा जाता है, विद्युत धारा को मापा जाता है। ठीक है, क्रोनोमीटर का बताए थे। ये भी क्वेश्चन बताए थे कि समुद्री जहाज में, समुद्री जहाज में समय और दिशा को पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, क्रोनोमीटर के। समुद्री जहाज में सही सटीक समय और डायरेक्शन, देशांतर को पता लगाने के लिए देखे होंगे सुई रहता है ऐसे ऐसे, तो वो होता है क्रोनोमीटर। तो यहाँ पर दूरी कहेगा तो कौन हो जाएगा, ऑडोमीटर। और गाड़ी का चाल कहेगा तो कौन हो जाएगा, स्पीडो। और विद्युत धारा कहेंगे तो हम लोग हो जाएगा अमीटर। आगे बात करते हैं हम लोग उष्मा का स्थानांतरण। यह आपका दब फिक्स कर लीजिए, बिहार दरोगा जिनको भी देना है, यहाँ से आता ही है उष्मा का स्थान। संचारण विधि क्या है, संवहन विधि क्या है, विकिरण विधि क्या है, यह तीनों में से कोई ना कोई आपका क्वेश्चन प्रकट होते रहता ही नियम है हीट का, तो याद रखिएगा। संवहन कहेगा तो किसमें होता है जी, लिक्विड में, जैसे घर के पानी का लिक्विड कहेंगे। आयरन में कहेगा जो भी चीज जैसे केटली से गर्म होना, जो भी लोहे की बात, आयरन की बात करेगा तो वो उसमें क्या होता है, आयरन का जो बना होगा वो में संचालन होगा। इमेज तो कोई बात रखता नहीं है, ये तो प्रतिबिंब बनता ऑब्जेक्ट रखने पर। और बात करते विकिरण का, यानी कि सूर्य का प्रकाश से पृथ्वी का गर्म होना, यह विकिरण विधि है। यह जो होता है किसी माध्यम के बिना, इसके बीच में कोई माध्यम की जरूरत नहीं होता। तो आंसर कौन हो जाएगा आपका, डी नंबर। चलिए यही तक था सर। चलिए तो यही था आपका लास्ट क्वेश्चन। आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, तो हम लोग बताएंगे कि इसका स्कोर क्या जाने वाला है, कटअप क्या जाने वाला, मनीष सर बताएंगे आप लोग को। तो जो भी बच्चा का जितना क्वेश्चन राइट हुआ है साइंस में, तो एक बार कमेंट करके बताएं और बताइए। इससे हम लोग का भी उतनी मन पावर बढ़ेगा और आप लोग के लिए मेंस का भी प्रिपरेशन करवाएंगे। जो भी बच्चा बिहार दरोगा की तैयारी आगे करना चाहता है कि सेट प्रैक्टिस कीजिए। जितना जो आपका साइंस है यह मेरा कराया हुआ है, और इस बात का 100% गारंटी देते हैं, हाई क्वेश्चन केवल पढ़ने से नहीं होता। बहुत सारे टीचर क्या है, रेलवे वगैरह पढ़ाते पढ़ाते बन गए हैं क्या, बीपीएससी के पढ़ाने लगे। क्या हम भी बीपीएससी पढ़ाएंगे, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इतना हाई कर दिए जो बच्चा को समझ में ही नहीं आता। केवल वो 20 क्वेश्चन देते बच्चे को बनाने के लिए, और 80 क्वेश्चन रखते हैं अपने समझाने के लिए, क्योंकि आओ कम से कम भीड़ को बुलाते हैं। तो भीड़ में ज्यादा मत पढ़िए, अपना माइंड लगाइए। याद रखिएगा, अपना जो मेहनत होगा वही सबसे बड़ा मेहनत है। आप जो स्टडी कर रहे हैं, आप खुद समझदार हैं,
तो अपना जो तैयारी है क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो देखते हुए आगे तैयारी करें। केवल हाई क्वेश्चन को कीजिएगा, लो और मीडियम छोड़ दीजिएगा तो वहां जाकर आप फंस जाइएगा, कंफ्यूजन होता है। हाई क्वेश्चन तो आपको याद रहेगा और छोटा छोटा क्वेश्चन में आपका कंफ्यूजन हो जाएगा। तो क्वेश्चन को छोटा और बड़ा सबको लेके चलना है। आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए 100 में 100 मार्क्स नहीं लाना है। अब पीटी है उसमें 65 नंबर आप लड़का है तो ले आते हैं तो इजी से आप पीटी पास कर सकते हैं। तो केवल पीटी नहीं, अब करना ये नहीं हमको कि 100 में हमको 90 या 95 लाएंगे तभी रिजल्ट होगा। तो आप लोग जितना हो सके सेट प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग का नोटिफिकेशन हाल ही में आने वाला है आपका बिहार दरोगा का, उसके बाद बिहार पुलिस का भी 21,000 का वैकेंसी का सूचना मिला है। बिहार दरोगा के चलिए नया बहुत अच्छा बात है कि बिहार दरोगा के नोटिफिकेशन भी का तो आ गया। तो जो भी बच्चा सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आकर एक बार जुड़िए और मनीष महाजन सर से थोड़ा सा आके मिलिए, आप लोग सेट प्रैक्टिस कीजिए। जो नहीं आ सकते हैं वो वहीं से आप लोग टेलीग्राम पर सर से अपना क्लास लेकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग अपने दोस्तों के साथ अपनी शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।